हेलो दोस्तों, हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 की एनसीईआरटी किताब भूगोल विषय के बारे में, उसके अध्याय 2 के बारे में। तो इसमें देखते हैं तो भारत का भौतिक स्वरूप है, ठीक है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक सिद्धांत की बात की गई है जो कि प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत है, ठीक है, जिसके अनुसार पृथ्वी की जो ऊपरी भूपर्पटी है 7 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी प्लेटों में विभाजित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 महाद्वीप हैं यहाँ पे, जैसे एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये विभिन्न महाद्वीप हैं, ठीक है। और महाद्वीप के अलावा यहाँ पे महासागर भी हैं, हिंद महासागर है, अटलांटिक, प्रशांत, आर्कटिक महासागर, दक्षिण। तो ये विभिन्न महासागर और विभिन्न जो महाद्वीप हैं, तो ये कहा गया है कि प्लेट विवर्तनिका के अनुसार ये बड़े बड़े प्लेटों पे स्थित हैं। इन प्लेटों के बीच में आपस में कभी कभी गति भी होती है, ठीक है। इन गति को 3 प्रकार से देखा जा सकता है। एक तो होता है, मान लीजिए ये 2 प्लेटें हैं तो ये आपस में अगर गति करती है, तो एक तो होता है अभिसारित गति, जब एक दूसरे की ये करीब आती है, ठीक है। इस प्रकार से एक दूसरे के अगर करीब आती है तो यहाँ पे जो बीच का इसका हिस्सा होता है वह इनके दबाव की वजह से इस प्रकार से उठकर कभी पर्वत का निर्माण कर लेता है या विभिन्न प्रकार की संरचना निर्मित होती है। दूसरी होती है अपसारित सीमा। अपसारित सीमा जिस प्रकार से अगर 2 प्लेटों के बीच में आपस में दूर दूर जा रहे हो, ठीक है, तो इस प्रकार की जो गति होती है अपसारी सीमा कहलाती है। इसके बीच का क्षेत्र नीचे धंस जाने की वजह से यहाँ पे भी काफ़ी गहरे गार्ज या यूं कहे समुद्र के अंदर समुद्रों का भी या बड़े बड़े सागरों का भी निर्माण हो जाता है, ठीक है। एक गति होती है इनकी जिसे कि रूपांतर गति कहा जाता है, ठीक है। तो इस गति में एक दूसरे के सापेक्ष ही गति करती है, ठीक है, एक दूसरे से सापेक्ष में गति करती है। तो इस प्रकार से इनकी एक गति होती है क्षैतिज दिशा में, ठीक है। तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है बाकी ज़्यादातर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम पृथ्वी के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ा जो पुराना क्षेत्र है वो प्राचीन भूभाग जो है गोंडवाना लैंड है, ठीक है। गोंडवाना लैंड, इसके अंतर्गत भारतीय भूभाग भी इसी के अंतर्गत आता है, ऑस्ट्रेलिया भी इसी के अंतर्गत है, दक्षिण अफ्रीका ये पूरा भी इसी के अंतर्गत है, दक्षिण अमेरिका अर्थात जो और अंटार्कटिका। तो दक्षिण गोलार्ध में जो जो भी देश स्थित हैं, ठीक है। वैसे भारत यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में पहुँच चुका है, परंतु और इसकी गति निरंतर जारी है। तो जो पहले ये पूरी पृथ्वी 2 भागों में हुआ करती थी, जिसको उत्तरी क्षेत्र को लॉरेंसिया लैंड और दक्षिण क्षेत्र को गोंडवाना लैंड कहा जाता था। तो जो हमने चर्चा की ऑस्ट्रेलिया, भारत, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और जो अंटार्कटिका की, ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करती थी, ठीक है। तो ये गोंडवाना लैंड इस क्षेत्र के अंतर्गत है और इनका विभाजन संवहनी धाराओं के कारण हुआ। जो प्लेट हैं उनके नीचे जो मेंटल पाया जाता है, हमने चर्चा की थी कि पृथ्वी 3 भागों में इसका केंद्र पे दिया हुआ है, जिसमें परपट्टी, मेंटल और कोर। तो मेंटल में अगर किसी कारण से रासायनिक विभाजन की वजह से अगर गति होती है तो ये प्लेटें एक दूसरे से या तो आपस में पास में आती है या दूर दूर सरकती है। तो ठीक है, इसी प्रकार से जो भारत के नीचे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी वह गति करते हुए यूरेशियन प्लेट से टकराई, ठीक है। और इस प्रकार भारत के हिमालय पर्वत का निर्माण भी हुआ। तो यहाँ पे इसी बात की चर्चा की गई कि संवहनी धाराओं के कारण से ही जो भूपर्पटी अनेक टुकड़ों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं 7 महाद्वीप जो फैले हुए हैं पूरे दुनिया संसार में, तो ये संवहनी धाराओं के कारण से ही है। आगे देखें, जो हमारी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जब यूरेशियन प्लेट से टकराई, पहले यहाँ पे टेथिस सागर हुआ करता था। आप थोड़ा देख लीजिए, जूम करके दिखाता हूँ आपको। पहले इस क्षेत्र में जो कि वर्तमान हिमालय क्षेत्र है, पहले यहाँ टेथिस सागर हुआ करता था, ठीक है। परंतु जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट अर्थात हमारी भारतीय जो भूमि है वह जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराई, तो उसके बाद जो टेथिस सागर का जो मलबा था वह प्लेटों के बीच में आने के बाद इसमें एक ऊंचे पर्वत का निर्माण होना शुरू हो गया और ये अभी भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये वलित पर्वत कहा जा सकता है हिमालय पर्वत को। गोंडवाना भूमि हमने अभी चर्चा की इससे पहले, जो कि पेंजिया के बारे में चर्चा की थी, जिसमें एक पेंजिया जो कि दोनों भूभाग जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड आपस में पहले चिपके हुए थे, परंतु इनमें संवहनी गति के कारण से लॉरेंसिया जो क्षेत्र है उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी गोलार्ध में, और गोंडवाना लैंड जो है दक्षिणी गोलार्ध में रह गया। इस प्रकार इसमें गति होनी शुरू हुई, ठीक है। तो जो हिमालय जो क्षेत्र है हमने चर्चा की, ये टेथिस सागर के कारण ही निर्मित हुई है और टेथिस सागर के कारण निर्माण होने के बाद इसमें जो नदियां हैं, नदियों के कारण से जो हिमालय के नीचे का जो मैदान है तो ये नदियों के द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। मुख्य भौगोलिक अगर वितरण देखें पूरे भारत देश में
तो यहाँ पे भौगोलिक वितरण में ये जो हिमालय पर्वत की श्रृंखलाएं हैं, ठीक है। दूसरा इसका उसके नीचे ही उत्तरी मैदान है जो कि हिमालय के नदियों के द्वारा ही बनाया गया है। उसके नीचे प्रायद्वीपीय पठार हैं, नर्मदा नदी से लेके पूरे दक्षिण भाग श्रीलंका या कन्याकुमारी तक का प्रायद्वीपीय पठार फैला हुआ है। भारतीय मरुस्थल हैं, इसके उत्तर पश्चिम में राजस्थान वाले क्षेत्र में यहाँ पे मरुस्थल पाए जाते हैं, राजस्थान और गुजरात वाले क्षेत्र में, ठीक है। तटीय मैदान है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पश्चिम तट वाला हिस्सा और पूर्वी तट वाला हिस्सा, तो इनके करीब में मैदान भी हैं, तटीय मैदान कहा जाता है। और भारत में द्वीप समूह भी हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे प्रमुख द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो ये रही हमारी चर्चा। आगे देखते हैं। अब हिमालय पर्वत की बात करें तो हिमालय पर्वत का जो क्षेत्र है, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम थोड़ा। हिमालय पर्वत जो है सिंधु नदी से लेके, यहाँ पे सिंधु नदी ये बह रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो सिंधु नदी से लेके ब्रह्मपुत्र के मैदान तक पूरा हिमालय फैला हुआ है। आप इतना बड़ा विस्तार देख सकते हैं जो कि नेपाल और भूटान होते हुए भी, ठीक है। तो इसका विस्तार है 2400 किलोमीटर लगभग लंबाई है इसकी, जो कि एक अर्धवृत्त का निर्माण करती है। आप यहाँ देख सकते हैं एक लगभग अर्धवृत्त का निर्माण करते हुए, ठीक है। इसकी चौड़ाई जो है कश्मीर में 400 किलोमीटर है, यहाँ पे पर्वत श्रृंखलाएँ यहाँ पे 400 किलोमीटर लगभग, और आगे आते आते यह इसकी जो चौड़ाई है संकीर्ण होते होते 150 किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश में रह जाती है। इन्हें 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला तो है यहाँ पे महान हिमालय, ठीक है, महान या आंतरिक हिमालय, ये काफ़ी, और जो बड़े बड़े जो पर्वत शिखर हैं इसी पे स्थित हैं महान हिमालय के ऊपर, और इसकी जो औसतन ऊंचाई है 6000 मीटर ऊंचाई लगभग। माउंट एवरेस्ट जो कि नेपाल में स्थित है, ठीक है, नेपाल में इसकी ऊंचाई है 8850 मीटर। इसके अलावा कंचनजंगा जो कि सिक्किम में स्थित है, भारत में ही, ठीक है, 8598 मीटर इसकी ऊंचाई है। मकालू जो कि नेपाल में स्थित है, 8881 मीटर इसकी ऊंचाई है। धौलागिरी नेपाल में ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8172 मीटर है, ठीक है। नंगा पर्वत यह सबसे उत्तरी पर्वत है यहाँ पे हिमालय में, आप देख सकते हैं। तो इसका भारत में ही है 8126 मीटर। अन्नपूर्णा यह नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई है 8078 मीटर। नंदा देवी यह भारत में है, उत्तराखंड वाले हिस्से में, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। कामेत पर्वत यह भी नंदा देवी के लगभग पास में ही है, यहाँ पे उत्तराखंड वाले हिस्से में ही, तो इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। नामचा बरुआ जो कि भारत का अगर देखें तो सबसे पूर्वी छोर है, सबसे पूर्वी पर्वत है, जहाँ से ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ठीक है, ये नदी ब्रह्मपुत्र नदी इसी के पास से मुड़कर असम में प्रवेश करती है। इसकी ऊंचाई 7756 मीटर है, ठीक है। गुरुला मंदाता यह भी नेपाल में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 7728 मीटर। ये प्रमुख पर्वत चोटी हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध भी हैं, ठीक है, जो कि महान हिमालय में ही स्थित हैं। आगे देखें, हिमालय का जो महान हिमालय का जो भाग है वह इसका जो भाग है वो क्रोड है, ग्रेनाइट से बना हुआ है, ठीक है। हिमाद्री के दक्षिण में हिमालय या हिमाचल या निम्न हिमालय, महान हिमालय जो जिसे हिमाद्री भी कहा जाता है, इसके दक्षिणी क्षेत्र में उससे अगर पीछे चलें तो हिमाचल या निम्न हिमालय है। इसकी ऊंचाई लगभग 3700 मीटर से लेकर 4500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है, ठीक है। और इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। इसमें पीरपंजाल सबसे लंबी तथा और सबसे जो धौलापुर और महाभारत श्रृंखला, ये सभी जो है ये हिमाचल या निम्न हिमालय पर्वत श्रृंखला में ही स्थित हैं। महाभारत श्रृंखला भी यहाँ पे महत्वपूर्ण है। इसी क्षेत्र में अगर देखें तो कश्मीर घाटी, कश्मीर क्षेत्र में ये श्रेणी स्थित है। इसके अलावा हिमाचल में कांगड़ा और कुल्लू भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। जो हिमाचल वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे कांगड़ा और कुल्लू वाला भी क्षेत्र इसी जो निम्न हिमालय है इसी पे स्थित है। हिमालय का अगर देखें तो जो हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला शिवालिक है। हमने पहले चर्चा की हिमाद्री या महान हिमालय की, उसके बाद है निम्न हिमालय या हिमाचल, ठीक है। उसके बाद आता है जो बाहरी श्रृंखला है शिवालिक। तो इस शिवालिक जो श्रेणी है इसकी चौड़ाई 10 से 50 किलोमीटर और इसकी औसतन ऊंचाई 900 से 1100 किलोमीटर, ये 1100 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे जो नदियों के द्वारा जो संपीड़ित अवशेष हैं, नदी जब बहती है तो अपने साथ कई सारे अवशेष लेकर बहती है, तो हिमाचल या हिमालय के बीच में यह बहती है, ठीक है। तो इन घाटियों को शिवालिक की जो घाटियाँ हैं इन्हें दून कहा जाता है, ठीक है। कुछ प्रसिद्ध दून, देहरादून जो कि हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, कोटली दून, पाटली दून, ये सारे जो हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं।
सतलुज और सिंधु नदी का बीच का जो हिमालय है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सतलुज नदी और सतलुज नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है, पंजाब में, और यहाँ पे सिंधु नदी। तो इस बीच इसके क्षेत्र के बीच का जो हिमालय वाला भाग है, तो ये पंजाब हिमालय कहलाता है। पंजाब हमारे भारत में एक हिस्सा है और पाकिस्तान में भी पंजाब का एक हिस्सा पड़ता है, ठीक है। और पश्चिम से पूर्व तक अगर देखें तो कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय कहलाता है। यहाँ पे कश्मीर से लेके हिमाचल तक ये इसका नाम हिमाचल हिमालय पड़ जाता है, ठीक है। आगे देखें सतलुज से काली नदी तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं सतलुज नदी यहाँ बहती है, काली नदी उत्तराखंड से निकलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो सतलुज से काली नदी तक का जो क्षेत्र है वो कुमायूं हिमालय कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा काली नदी से तीस्ता नदी तक, तीस्ता नदी यहाँ सिक्किम से निकलती है, ठीक है। तो काली नदी से लेके तीस्ता नदी तक का जो क्षेत्र है यह नेपाल हिमालय कहलाता है, जो कि पूर्णतः नेपाल देश में स्थित है। इसके अलावा तीस्ता नदी से लेके हम आगे देखें तो तीस्ता नदी से लेके इधर अरुणाचल प्रदेश तक आता है, तो ये असम हिमालय कहलाता है, ठीक है, जिसके अंतर्गत भूटान भी एक देश आ जाता है। और ब्रह्मपुत्र जो हिमालय है, ये यहाँ पे जो हिमालय पर्वत है ये दक्षिण की ओर मुड़ जाता है, तो यह जो है असम जो है ब्रह्मपुत्र हिमालय के अंतर्गत आता है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी दिहांग में महाखड्ड या गार्ज का निर्माण करते हुए हमारे मध्य इसमें असम में प्रवेश करती है, ठीक है। तो हिमालय की जो दक्षिण को ओर मुड़ जाने वाली जो ये हिमालय पर्वत है ये पूर्वांचल कहलाता है। ये हुई हमारी हिमालय पर्वत को लेकर चर्चा। अब हम अध्ययन करेंगे उत्तरी मैदान के बारे में, ठीक है। काफ़ी बड़ा उत्तरी मैदान है। तो जो तीन प्रमुख नदियां हैं, सिंधु, यहाँ से गंगा नदी आती है, और ये ब्रह्मपुत्र नदी, तो इसके द्वारा ये उत्तरी मैदान का निर्माण किया गया है। इसका विस्तार 7 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और 2400 किलोमीटर लंबा है, ठीक है। यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का जो क्षेत्र है 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर तक चौड़ाई इसकी लगभग यहाँ पे प्राप्त होती है, ठीक है। दोआब, जो अब दो नदियाँ बहती है, इस प्रकार से अगर दो नदियाँ बहती है और उसके बीच के क्षेत्र को दोआब कहा जाता है, ठीक है। पंजाब 5+ आब, ये भी 5 नदियाँ अगर यहाँ पे बह रही है, जैसे यहाँ पे पंजाब वाले क्षेत्र में 5 नदियाँ सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, 5 नदियाँ बहती है, तो इन क्षेत्रों को पंजाब कहा जाता है। अर्थात 5 नदियों के आब या उनके तटीय क्षेत्र में ये जो है स्थित है, ठीक है। उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा जा सकता है। उत्तरी मैदान के पश्चिम भाग को पंजाब कहते हैं, हमने चर्चा की अभी, ठीक है। जो 5 नदियों का जो यहाँ पे 5 नदियाँ यहाँ पे बहती है। आगे देखें सिंधु तथा इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो उसके द्वारा बनाया गया मैदान है। सिंधु नदियाँ जिसकी सहायक नदी सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, तो ये जो 5 नदियाँ जो है प्रमुख रूप से, तो इसके द्वारा जो पंजाब क्षेत्र का निर्माण किया गया है। तो इसका आधा भाग तो पाकिस्तान में स्थित है, थोड़ा भाग हमारे भारत में भी स्थित है, ठीक है। इसके अंतर्गत नदियाँ हमने चर्चा की, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है। तो यहाँ पे दोआबों की संख्या ज़्यादा है। कैसे? झेलम और चिनाब के बीच में दोआब, सिंधु और उसके बाद जो है सतलज के बीच में दोआब। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है काफ़ी यहाँ पे ज़्यादा मात्रा में दोआब पाए जाते हैं। गंगा का विस्तार देखें तो गंगा नदी का विस्तार, घग्गर नदी जो कि हरियाणा की और पंजाब की बाउंड्री बनाती है, यहाँ से लेके इसका जो विस्तार है तीस्ता नदी तक है। ये सिक्किम में बहने वाली नदी जो कि तीस्ता नदी है, तो यहाँ तक का गंगा नदी का विस्तार है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उत्तरी भागों में इसके हरियाणा स्थित है, ठीक है, दिल्ली है, उत्तर प्रदेश है, बिहार, झारखंड, ये सारे जो क्षेत्र हैं, और पश्चिम बंगाल, तो यहाँ तक पूरा गंगा नदी का जो मैदान है वो फैला हुआ है। इसके अलावा जो ब्रह्मपुत्र का मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान अरुणाचल प्रदेश से लेके यहाँ असम तक फैला हुआ है। बाकी का जो क्षेत्र है बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक। अब हम देखते हैं नदियाँ जो पर्वत से उतरती है, तो उतरते समय जो है अपने साथ काफ़ी मात्रा में कंकड़ पत्थर भी लाती है, ठीक है। और कंकड़ पत्थर को लाकर वह एक क्षेत्र में जमा कर देती है जिसे गुटिका का निक्षेप कहा जाता है, और वह क्षेत्र भाबर कहलाता है। क्योंकि यहाँ बड़े बड़े पत्थरों का निक्षेप होता है, इसलिए नदियों का जल पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाता है, ठीक है। आगे चल के वही नदियाँ आगे चल के निकलती है बड़े बड़े पत्थरों से, आगे चल के वही नदियाँ जो पूर्णतः लुप्त हुई रहती है भाबर वाले क्षेत्र में, तो दलदली क्षेत्र का निर्माण करते हुए बाहर आती है, जिसे उस क्षेत्र को तराई कहा जाता है, ठीक है। और तराई के भी आगे अगर जो पहले के जो निक्षेप होते हैं, पुराने निक्षेप, वो जो क्षेत्र हैं भांगर के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है, पुराने निक्षेप। और जो वर्तमान में जो नदियों के द्वारा
बारीक जो गाद वाली मिट्टी होती है उसको जहाँ पे जमा किया जाता है वह क्षेत्र खादर कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो नदियाँ होती है बड़े बड़े मैदानों का निर्माण करती है। अब हम चर्चा करते हैं प्रायद्वीपीय पठार में। तो प्रायद्वीपीय पठार में देखें तो मध्य उच्च भूमि, दो भाग हैं प्रायद्वीपीय पठार के, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। ठीक है, तो मध्य उच्च भूमि में देखें तो नर्मदा नदी यहाँ पे बहती है। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार जो है वह भाग जो कि मालवा में स्थित है, अधिकतर मध्य प्रदेश में मालवा वाला क्षेत्र है तो इसमें स्थित है, और इसे ही मध्य उच्च भूमि कहते हैं। यहाँ पे राजस्थान के जो अरावली पर्वत है और मालवा का क्षेत्र इसे पूरी तरह घेर के रखा है। ठीक है, तो ये मध्य उच्च भूमि कहलाता है। इसके अलावा जो विंध्यन श्रृंखला है यहाँ पे मध्य प्रदेश में ही, ठीक है, यहाँ पे मध्य प्रदेश में विंध्यन श्रृंखला है, इसके दक्षिण में और तथा उत्तर पश्चिम में जो अरावली राजस्थान में है यहाँ, तो ये इनके द्वारा ये क्षेत्र जो घेरा गया है। ठीक है, इसमें प्रमुख अगर नदी देखें तो चंबल, सिंध, बेतवा तथा केन, ये नदियाँ दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ठीक है, तो इस प्रकार से नदियाँ बहती है जो कि यमुना में मिलती है, कुछ नदियाँ जो है गंगा में मिलती है। ठीक है, दक्षिण का पठार आप देख सकते हैं एक त्रिभुजाकार आकृति है जो हिंद महासागर में एक त्रिभुज आकृति बनाती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, जो नर्मदा नदी के दक्षिण में भी स्थित है, यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। इसके अलावा उत्तर के आधार जो है सतपुड़ा का श्रृंखला, मध्य प्रदेश में सतपुड़ा की श्रृंखला इसका दक्षिण उत्तर का आधार बनाता है। इसके अलावा महादेव, कैमूर की पहाड़ियाँ जो कि सतपुड़ा की ही विस्तारित क्षेत्र हैं। ठीक, तो पश्चिम से पूर्व की ओर अगर देखें तो यहाँ पे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी देख सकते हैं। ये गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ जो है इस दक्षिणी पठार का ही विस्तार है। यहाँ पे राजमहल गेप बनता है इनके द्वारा। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदी द्वारा यहाँ पे इसको काट दिया गया है, काफ़ी मात्रा में गहरे गार्जे का निर्माण कर दिया गया है। तो आगे चल के जो प्रायद्वीपीय पठार का ही क्षेत्र है, आगे चल के यहाँ पे मेघालय वाले क्षेत्र में ये गारो खासी और जयंतिया का पर्वत श्रेणी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये जो पर्वतें हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है जो कि राजमहल गेप यहाँ पे गंगा और ब्रह्मपुत्र की नदियों द्वारा बना दिया गया है। ठीक है, अगर पश्चिम से पूर्व की ओर जो श्रृंखला है गारो खासी जयंती, इसके बारे में हमने देखा। और दक्षिण के पठार में अगर देखें, ठीक है, दक्कन का पठार कहा जाता है इसे। जो पूर्वी घाट है, ये पूर्वी जो घाट है, ठीक है, वो पश्चिमी घाट की तुलना में इसकी ऊंचाई कम है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई पूर्वी घाट की तुलना में अधिक है। ठीक है, आगे देखें पूर्वी घाट का विस्तार, ये महानदी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे महानदी है, तो महानदी से लेके दक्षिण में इसका जो विस्तार है काफ़ी दक्षिण तक है। ठीक है, तमिलनाडु क्षेत्र तक इसका विस्तार है पूर्वी घाट का। इसके अलावा पश्चिमी घाट का जो विस्तार है, पश्चिमी घाट यहाँ पे आप देख सकते हैं कोंकण वाले क्षेत्र में पश्चिमी घाट का विस्तार यहाँ से केरल तक के है। तो ये पूर्वी और पश्चिमी घाट हैं। प्रायद्वीपीय पठार की जो विशेषता है मुख्य रूप से यहाँ दक्कन ट्रेप, इसे जो काली मिट्टी का जो क्षेत्र है इसे दक्कन ट्रेप कहा जाता है। तो यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार के द्वारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में काली मिट्टी का उद्गार कर देने की वजह से एक प्रकार की मिट्टी का निर्माण हुआ है जिसे काली मिट्टी या दक्कन ट्रेप भी कहा जाता है। ठीक है, पूर्वी घाट में अगर देखें तो सबसे ऊंचा जो पर्वत शिखर है वो महेंद्रगिरी है जो कि यहाँ पे स्थित है लगभग। ठीक है, और जो पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट में अगर ऊंची पर्वत श्रेणी देखें तो ये अनाईमुडी है। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं भारतीय मरुस्थल के बारे में। तो जो मरुस्थलीय जो क्षेत्र हैं अधिकतर जो राजस्थान में स्थित है। ठीक है, राजस्थान और गुजरात के कच्छ वाले क्षेत्र में ये मरुस्थलीय क्षेत्र है। अगर यहाँ पे हम देखें तो प्रमुख यहाँ की नदी लूनी नदी है जो कि सबसे लंबी भी नदी है इस क्षेत्र की। ठीक है, इस क्षेत्र में जो रेत होती है, रेत का हवा के द्वारा यहाँ पे एक अर्धचंद्रा आकार बना दिया जाता है जो कि अधिकतर पाकिस्तान और राजस्थान के बॉर्डर पे देखने मिलते हैं हमें। तो इन्हें बरकान कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की आकृति अर्धचंद्राकार आकृति बना दी जाती है जिन्हें बरकान कहते हैं। आगे देखें, अब तटीय मैदान की चर्चा करते हैं। तो तटीय मैदान हमने पश्चिमी तट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में चर्चा की। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट में देखें तो पश्चिमी घाट जो कि ये वाला जो क्षेत्र है और अरब सागर, इनके दोनों के बीच वाला जो क्षेत्र है ये पश्चिमी तटीय मैदान कहलाता है। इसके अलावा पूर्वी क्षेत्र में देखें तो बंगाल की खाड़ी और जो पूर्वी घाट है उसके बीच का जो क्षेत्र है वो पूर्वी तटीय मैदान कहलाता है। ये काफ़ी विस्तृत है। ठीक है, उत्तर भाग में अगर यहाँ पे पश्चिमी घाट में देखें तो उत्तरी भाग इसका कोंकण क्षेत्र कहलाता है जो कि मुंबई और गोवा तक का लगभग क्षेत्र है। ठीक है,
मध्य भाग इसका कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो मैदान है वो कन्नड़ क्षेत्र कहलाता है। और उसके अलावा जो दक्षिण का क्षेत्र है जो केरल में आता है वो मालाबार तट कहलाता है। इसी प्रकार अगर पूर्वी घाट में देखें तो पूर्वी घाट में जो उत्तर वाला जो क्षेत्र है इसे उत्तरी सरकार कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिणी भाग जो कि तमिलनाडु में है उसे कोरोमंडल तट कहते हैं। प्रमुख अगर नदियाँ यहाँ पे देखें, जो पूर्वी और पश्चिमी घाट की नदियाँ हैं, तो महानदी ये जो पूर्वी घाट की नदी है, ठीक है। इसके अलावा पूर्वी घाट की जो प्रमुख नदी महानदी, यहाँ पे महानदी है, ठीक है। इसके अलावा गोदावरी नदी प्रमुख है। इसके अलावा कृष्णा नदी और कावेरी, तो ये पूर्वी घाट की नदियाँ हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अलावा ये जो कृष्णा गोदावरी जो है ये आपस में एक जगह पे डेल्टा का निर्माण करती है, जहाँ पे पेट्रोलियम पदार्थ भी लगभग पाए गए हैं। चिल्का झील उड़ीसा में चिल्का झील है, ये काफ़ी प्रसिद्ध झील है जो कि सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। यह जो महानदी है उड़ीसा में बहती है, उसके डेल्टा के दक्षिण में यह नदी स्थित है। आगे देखें, आप द्वीप देखते हैं, छोटे छोटे काफ़ी द्वीप भी हैं, हमारे भारतीय भूभाग के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें पहले हम देखते हैं लक्षद्वीप। तो इसे पहले लकादीव, मिनिकॉय तथा एमेनदीव के नाम से जाना जाता था, परंतु 1973 में इसका नाम लक्षद्वीप रख दिया गया, जो कि संपूर्ण द्वीपों को मिलाकर, ठीक है। यह 32 वर्ग किलोमीटर में लगभग फैला हुआ है। इसके अलावा इसका जो प्रमुख केंद्र है कावारत्ती, इसकी राजधानी भी है, ठीक है, प्रशासनिक केंद्र है। उत्तर में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। अंडमान उत्तर में है और दक्षिण में यहाँ पे निकोबार द्वीप समूह है। भारत की एकमात्र जो सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप, तो वो इन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो इस प्रकार हमारी चर्चा हुई भारत की स्थिति को देखते हुए। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको जानकारी पसंद आती है तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।